हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और आज है हमारा लेक्चर नंबर 47 और हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 7। ओह क्या बात है, सब कुछ साथ साथ हो गया यार ये तो। ठीक है, तो चलो इसमें देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है दैट गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इज इक्वल टू 4 2 num2 इज इक्वल टू 3 एंड num3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहले से ही कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, दैट इज योर num1 num2 num3, जिन्हें इनिशियलाइज कर रखा है। अगर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ तो इनिशियलाइज कर रखा है उसे कुछ वैल्यूज़ से। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हम लोगों को क्वेश्चन में कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके ये बताना है कि फाइनल आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आगे चलने से पहले बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बनने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे n तक पार्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट 15 नहीं 14 क्वेश्चन, इसमें 14 सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। हम लोग यहाँ पे A to G तक कवर करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग जो है H से लेके N तक कवर कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करते, सीधा चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर और वहीं पे देखते हैं कि किस सेक्शन का क्या आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें num1 इज इक्वल टू 4, num2 इज इक्वल टू 3 एंड num3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 4 3 2 बेसिकली इन तीनों की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन करने को क्या बोलता है, num1 प्लस इक्वल टू num2 प्लस num3। ठीक है, तो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं कि ये जो प्लस, यूजुअली काफ़ी जगह तुम लोगों ने देखा होगा num1 इज इक्वल टू num2 प्लस num3 होता। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल हो जाता कि num2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, num3 की वैल्यू यहाँ पे है 2, दोनों को ऐड किया और num1 के अंदर की जो वैल्यू है उसको ओवरराइट करके ये जो एडिशन के बाद जो वैल्यू आई उसे यहाँ पे ओवरराइट करके क्या नाम है, स्टोर करा दिया। ठीक है, बट सिंस ये इसका आउटपुट नहीं है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये स्टेटमेंट दे रखी होती तब तो इसका आंसर हो जाता प्रिंट करने पे num1 इज इक्वल टू 5। बट सिंस यहाँ पे प्लस इक्वल टू num2 है, तो इस प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेशंस आपको दे रखी हैं पहले वो परफॉर्म होंगी, दैट इज 3 प्लस 2, एंड उसके बाद जो है हम num1 में इसको ऐड करेंगे और फिर हम इसे num1 वेरिएबल में असाइन करेंगे। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? क्या बोला, पहले जो राइट हैंड साइड पे ये जो वैल्यू, ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हुआ। ठीक है, परफॉर्म होने के बाद उसे num1 में ऐड किया और उसके बाद num1 से उसे num1 के अंदर ही स्टोर करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आउटपुट जनरेट होगा। सिमिलरली ये आगे चल के यहाँ पे जैसे प्लस इक्वल टू है, ये माइनस इक्वल टू हो सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू हो सकता है, यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू हो सकता है, मतलब कोई भी ऑपरेशंस लग सकते हैं। यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, वो भी हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे जो आउटपुट हो जाएगा आपका, num2 की वैल्यू क्या है 3, प्लस num3 की वैल्यू क्या है 2, प्लस num1 की वैल्यू क्या है 4। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 9। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 9 आउटपुट आया। आगे चलते हैं और आई होप तुम्हें पीछे मतलब अभी तक डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो मेरे को, मैं वहाँ पर तुम्हारे डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगा। क्या हो गया है मेरी जुबान को आज। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैं पीछे बात कर रहा था, num1 इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई इज इक्वल टू num2 प्लस num3। ठीक है, जो पीछे अगर कोई बुक में पढ़ोगे या फिर तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस गिवन होते हैं पहले वो परफॉर्म होते हैं, उसके बाद जो हम है फर्दर ऑपरेशंस या फिर फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आपके क्या है, नम टू और नम थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे देखा 3 प्लस 2 है तो ये हो जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद डबल मल्टीप्लाई अगर किसी भी वेरिएबल या किसी नंबर के साथ आता है, जैसे यहाँ num1 के साथ है, अगर यही 5 के साथ डबल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, यहाँ से जो हमने वैल्यू आई यहाँ पे लिख लेते हैं
जब जो नंबर आता है तो इसका मतलब होता है 5⁵5, यानी कि ये डबल मल्टीप्लाई के बाद राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, अगर सिंगल मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते, दैट इज 5 × 5 = 25। यहाँ पे क्या है 5⁵5, दैट इज कैलकुलेट करके खुद बताना मेरे को, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ से वैल्यू आई 5 और नंबर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4⁵5 एंड 4⁵5 इज योर 1024। ठीक है, कोई तकलीफ? ठीक है। सिमिलरली इस पार्ट को लिखने का एक और तरीका है जो कि क्वेश्चन नंबर सी में आपको दे रखा है, दैट num1 मल्टीप्लाई इक्वल टू num2 प्लस num3, जो भी हमने पीछे बात करी थी कि अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वही होगा जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज num1 इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में num2 प्लस num3। जो मैंने तुम्हें पीछे समझाया था कि पहले ये राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, उसके बाद num2 के अंदर जो भी मल्टीप्लाई इक्वल टू के साथ यहाँ पे ऑपरेशन दे रखा है वो परफॉर्म होगा और उसके बाद इसे num1 में स्टोर करा देंगे तो सिमिलर आंसर आएगा, क्योंकि num2 प्लस num3 अगेन 5 होगा और num1 की वैल्यू 4 है, तो 4⁵5 अगेन 1024। ठीक है, सेम आंसर आएंगे इन दोनों का, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया है, इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो आई होप अब तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज डी में पूछा है कैलकुलेट नंबर को ओवरराइट किया है किससे, 5 और 5 से। ठीक है, सो यहाँ पे 5 अगर ध्यान से देखोगे, अगर तुमने पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स में लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई है, फिर जो भी वैल्यू इन कह सकते हो इन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर है वो स्ट्रिंग बन जाती है, इररिस्पेक्टिव कि वो एक नंबर है या फिर अल्फ़ाबेट है। ठीक है, समझ गए ये बात, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो है, सिंस इन्होंने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है 5 को, तो ये 5 स्ट्रिंग बन जाएगा। तो जब हम इसे, ये जो प्लस है वो यहाँ पे एडिशन नहीं करेगा, वो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन यानी कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ेगा, जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल देखे होंगे, दैट हेलो, और यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा के वर्ल्ड लिख दूँ तो अगली स्टेटमेंट में प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। अगेन कॉन्कैटिनेशन में जो होता है वो स्पेस नहीं अवेलेबल होता है, मतलब कॉन्कैटिनेशन दो स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस कभी नहीं डालता, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सिंस इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट है दैट इज़ 55, और ये 55 कोई नंबर नहीं होगा, इट विल बी अ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने है स्ट्रिंग यूज़ करी है। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर मेरे को इसे इंटीजर वैल्यू बनानी हो तो मैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ योर ई पार्ट। ई पार्ट में क्या बोला है आपका कि प्रिंट करवाना है, किसे प्रिंट करवाना है, 4/2 + 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो 2.2 है ये क्या है, ये फ्लोट वैल्यूज़ हैं सारी। ठीक है, ये फ्लोट वैल्यूज़ हैं, तो तुम्हारा जो आंसर भी आएगा वो फ्लोट ही होगा, इट विल नेवर बी एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि फ्लोट की जो आप कह सकते हैं प्रेजेंट, आपकी जो सुपीरियॉरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हो सकता है मैं गलत टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, बट तो मैंने मतलब है कि इंटीजर से भी ये ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक चीज़ याद रखना कि मान लो किसी भी इक्वेशन में अगर एक इंटीजर वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई बाय फ्लोट कर लें या एडिशन बाय फ्लोट कर लें या डिवीजन बाय फ्लोट कर लें, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बाय फ्लोट वैल्यू, तो हमेशा जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो एज अ फ्लोट वैल्यू होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोट की जो प्रायोरिटी होती है, पावर कह लो, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 2 + 2 यहाँ पे 4.0 होगा, नॉट 4। 4.0 को ये डिवीजन का साइन है तो 4 पॉइंट को 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.0, नॉट 1.0, दैट इज अगेन अ फ्लोट वैल्यू। ठीक है, सिमिलर आउटपुट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, ये डी, अच्छा डी और ई 2 बार हो गया है, सॉरी माय बैड, इस पार्ट इस स्लाइड को कट कर देते हैं, आगे चलते हैं। देन कम्स एफ, सिर्फ 2 पार्ट और बचे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोग यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक आ गए हो तब तक कुछ ना कुछ तो सीख गए होगे, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम फाइंड अप करते हैं लेक्चर को। ठीक है, सो एफ का जो कैलकुलेशन है वो क्या कहता है, 2 + 9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट
ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, दैट से 3 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज -8, फिर बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड बाय 10। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 36, 36 माइनस 8। ठीक है, 36 माइनस 8 की वैल्यू आएगी आपकी 28। ठीक है, नाउ 28 मल्टीप्लाई बाय आगे के जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। 28 फिर 2 + 9 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 10। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सिंस ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो सेम, क्या नाम है, अगर हम देखेंगे प्रेसिडेंस, अगर तुम लोगों ने टेबल देखा होगा, नहीं देखा तो मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा तुम्हें दिखा दूँ, सेम प्रेसिडेंस फॉलो करते हैं, यानी कि ये इन्हें एक ही रैंक में रखा जाता है। किस किस को रखा जाता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन, इन चारों को एक ही रैंक पे रखा जाता है। यानी कि जब भी ये चारों एक इक्वेशन में आ जाएंगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी जिस ऑर्डर में मैंने इन्हें लिखा है उसी ऑर्डर में हम लोग जो आपकी कैलकुलेशन है उसे परफॉर्म करेंगे। यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 28 होगा पहले, आफ्टर दैट डिवीजन होगी। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 28 जो है वो आपके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? इट विल टर्न आउट टू बी 262 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, I am wrong. It will be 252, not 262. 252 divided by 10, then addition of 2. ठीक है, सो अगर डिवाइड बाय 10 है तो क्या आएगा यहाँ पे अगले स्टेप में आ जाएगा 2 + 25.2, देन इसमें 2 ऐड करेंगे, देन आंसर भी 27.2। यही है यहाँ पे आपका आउटपुट। सो यस, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट प्रेसिडेंस अगेन कैलकुलेशन करने से पहले एक बार वो प्रेसिडेंस का टेबल ज़रूर देख लेना, बिकॉज उस टेबल में आपको काफ़ी, मतलब वो टेबल याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब भी कैलकुलेशन करने बैठो तो उस टेबल को साथ में खोल के बैठो। ठीक है, वो अपने सामने खोल के बैठो, उसमें से देख देख के करो, कहीं भी तुम्हें अगर डाउट होता है। ठीक है, क्योंकि अगेन अगर तुम उसमें जाओगे, क्या नाम है, मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम मैथ्स की टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कहीं पे क्या होता है, हमने जो पढ़ा होता है दैट हमारा बोर्ड मास रूल जो होता है, वहाँ पे हम लोग डिवीजन पहले परफॉर्म करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले कर दी, डिवीजन बाद में करी। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट कभी कभार पड़ भी जाता है। यहाँ पे हम लोग, वहाँ पे मतलब उस केस में ज़्यादा नहीं पड़ता, बट कुछ कुछ इक्वेशंस में हो सकता है कि ड्रास्टिक चेंज आ जाए, इसलिए कोशिश करना कि जिस ऑर्डर में मैं करवा रहा हूँ उसी ऑर्डर में फॉलो करो। ठीक है, एंड नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि जी में बोला है 2 दो बार डिवीजन 2 बार डिवीजन 2, ओहो 2 बार डिवीजन, सो ये 2 बार डिवीजन नहीं है, इसको डबल स्लैश को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर डिवीजन में जाने से पहले एक चीज़ पढ़ा देता हूँ तुम्हें। दो तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है फ्लोर वैल्यूज़ और एक होती है सीलिंग वैल्यू। होप सीलिंग की वैल्यू सही है, राइटिंग सही है, राइटिंग में मत जाना प्लीज़, सॉरी। सीलिंग वैल्यूज़, ठीक है। फ्लोर वैल्यू सीलिंग वैल्यू में क्या होता है कि मान लो अगर किसी इक्वेशन में हमने फ्लोर फंक्शन लगा दिया, मान के चलते हैं एक फंक्शन है फ्लोर और वहाँ पे है आपकी एक वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 3.4। कायदे से तो आपका जो मैथ्स का लॉजिक बोलता है वो ये कहता है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है अगर तो वो 5 से बड़ी है तब तो उसको नेक्स्ट नंबर पे ले जाओ। यानी कि अगर ये 3.5 है तो उसको 5 से बड़ी, यानी कि 3.6 है तो इसे 4 लिख दो, मतलब एज्यूम कर लो। नहीं तो अगर ये 3.54 है तो इसको 3 एज्यूम कर लो। ठीक है, बट आपका जो फ्लोर फंक्शन होता है वो ये कहता है कि नो मैटर्स यहाँ पे कोई कौन सी भी वैल्यू आ जाए, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं हमेशा हमेशा और हमेशा फ्लोर यानी कि इस 3 के सबसे नज़दीक जो वैल्यू होगी, यानी कि छोटी वैल्यू, फ्लोर अगर एक कमरा होता है तो वहाँ पे जो फ्लोर आपकी सीलिंग होती है वो ऊपर होती है, फ्लोर जो है वो नीचे होता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो उसे लेंगे, तो इसका हमेशा जो आंसर आएगा वो रहेगा 3। सिमिलरली अगर फ्लोर फंक्शन में अगर ये वैल्यू हो जाती 4.7 तो भी ये आंसर जो देता वो देता 4 नॉट की 5। ठीक है, आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर समझ में आ गई हो। ठीक है, ज़्यादा तेज़ बोल गया हूँ तो प्लीज़ लेक्चर को थोड़ा स्लो करके देख लेना, बट सिंस बहुत सारे अभी क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा सा हम लोग पेस आगे रखेंगे। ठीक है, मतलब नॉट टुडे बट इन कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, सो सिमिलरली सीलिंग फंक्शन में क्या होगा, सीलिंग फंक्शन में इसका उल्टा होगा, यानी कि अगर 3.1 हो या
7 हो, ठीक है, कुछ भी हो, हम इसकी सीलिंग वैल्यू यानी कि अपर वैल्यू लेंगे, दैट इज़ 4, ठीक है। ये वाला जो है कंसेप्ट, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये आगे चल के तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग में, और थोड़ा सीख जाओगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना। सो यहाँ देख लेते हैं। सो अगेन इन सब फ्लोर डिविजन्स की प्रेसिडेंस क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंस क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंस सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इक्वेशन में, यानी कि लेफ्ट मोस्ट ऑपरेशन सबसे पहले होगा, यानी कि ये वाला पार्ट, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम उसको 2 से फ्लोर डिवीजन करेंगे। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6, उसका फ्लोर डिवीजन 2 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3, नॉर्मल है यहाँ पे। वही इनकेस अगर यहाँ पे डेसिमल होता तो हम लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होती, बट सिंपल फ्लोर डिवीजन है तो हम लोग नॉर्मल डिवीजन करके भी काम चला लेंगे, दैट इज वाई यहाँ पे आउटपुट है आपका 3। सो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। तो समरी देख लेते हैं। हमारा पहला पार्ट जो था वो था num1 प्लस इक्वल टू num2 प्लस num3, उसका आउटपुट क्या आया था 9। सेकेंड पार्ट में जो था num1 इज इक्वल टू num2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई num2 प्लस num3, उसका आउटपुट क्या आया था 1024। num1 डबल मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू num2 प्लस num3, उसका भी आंसर क्या आया था 1024। num1 इज इक्वल टू +5 ये अगेन सिंगल कोट्स में है तो इसका आंसर आया था स्ट्रिंग 155 जो मैंने बोला था। अच्छा हाँ, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है कि इसे अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंट 4 डिवाइड बाई ये इसका आंसर आया था आपका 1। देन आपका आई गेस ये था एफ पार्ट का आपका जो आंसर आया था वो था 27.2, और अभी जो हमने लास्ट में जी देखा उसका क्या आंसर था 3। सो आई होप तुम लोगों को इस लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। ये आपका मैथ्स काफ़ी कर लिया हम लोगों ने इसमें, बट ज़्यादातर इसमें क्या है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी प्रायोरिटी किस ऑपरेशन की, ठीक है, कौन सा डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीज़न, ब्रैकेट, इन सब में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। एक फंक्शन में अगर सिमिलर साइंस आ जाएं या फिर ऑपरेशंस आ जाएं तो किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है, ठीक है। और क्या था इसमें, और हाँ, न्यूमेरिकल 5 या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ऐड करने का या फिर उनमें परफॉर्म करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सो आई गेस ये चीज़ें तुमने अभी तक इस लेक्चर में सीखी होगी। सो आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी कुछ नई चीज़ सीख सकें। आई नो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, किसी को लास्ट मोमेंट डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आई होप काफ़ी लोगों के तो एग्ज़ाम्स निपट भी चुके होंगे, तो जिनके निपट गए अभी से आने वाले सेमेस्टर की तैयारी करनी शुरू कर दो, और जिनके नहीं हुए हैं तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, एंड आई नो यू गाइज विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में किड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।